नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करंट अफेयर्स की करनी है। शुरुआत करेंगे जून मंत्रा से। जी हां, जून मंत्रा का पहला पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का सुविचार कहता है, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। जी हां, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवारी को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। जी हां, अगर आपके अंदर सब्र है तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आप किसी की नजर में गिरें या किसी के कदम में गिरें। सब्र का फल मीठा होता है, हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने सिखाया है। तो हमें सब्र रखना है उस कुर्सी के लिए जो आने वाली है। जी हां, वो हर एग्जाम आपके लिए सब्र का परिचय देगा और आपको मीठा फल देगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है? 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण सीखने के अंतर को भरने के लिए एनम एजुथम, है ना, एनम एजुथम योजना की शुरुआत की गई। और ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? क्या क्वेश्चन है? एनम एजुथम, एनम एजुथम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो आपको बताऊं कि कोविड-19 का जो समय था, है ना, और 8 वर्षों से कम के बच्चे जो उस समय प्लेवे स्कूल्स या फिर और फर्स्ट सेकंड में पढ़ते हों, ऐसे बच्चों के लिए सीखने का समय था और कोविड के टाइम वो घर पे रहे, तो उन्होंने सीखने का अंतर बहुत हो गया ना, उनके उनके सीखने के उनके पाठ्यक्रम में एक अंतर सा आ गया। उस अंतर को कम करने के लिए, समझने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है एनम एजुथम। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, देखिएगा क्या है। तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, एम के स्टालिन को नाम हम जानते हैं, 8 वर्ष के कम आयु के छात्रों में कोविड-19 महामारी के कारण हुई सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एजुथम योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मोकली है 2025 तक। क्या है? 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना, है ना। 1 2 3 4 जो बच्चे सीखते हैं इसको व्यवस्थित करना, और मूलभूत साक्षरता जो का खा गा गा एबीसीडी समझे चीजें हैं, जो बेसिक चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, उसमें वो पारंगत हों, उनको सीखने का जो अंतर है वो भर जाए, इसके लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दो बातें हो गई, एक सीखने के अंतर को बांटना है और एक 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सुनिश्चित करना है ना। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व रक्तदान दिवस 2022 दुनिया में कब मनाया गया? तो देखिएगा, विश्व रक्तदान दिवस 12 जून, 10 जून, 14 जून, 13 जून। आपको पता है सही आंसर है 10 जून। क्या है? सॉरी, 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। देखेंगे थोड़ा सा, आइए। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैला करने के लिए, स्वैच्छिक गैर पारस्परिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए। मतलब आप किसी से पैसे लेकर के रक्तदान करें, आप गैर पारिश्रमिक रक्तदान करें, आप स्वैच्छिक रक्तदान करें, किसी के बहकावे में, किसी के जबरदस्ती में आप रक्तदान ना करें। इसके लिए दुनिया भर में मनाया जाता है और इसका पालन विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी हाँ, विश्व WHO की बात कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है, जो कि 14 जून को ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती को 2004 में विश्व दाता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है और प्रयास शामिल हो और जीवन को बचाएं, ये इसका उद्देश्य है। तो रक्तदान आपको बहुत जरूरी, रक्तदान महादान कहा जाता है और 14 जून को मनाते हैं हम रक्तदान दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2004 में WHO द्वारा कहा गया ये विश्व रक्तदाता दिवस है। क्यों? ऑस्ट्रेलियाई जैव वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती है, जिसको इन्होंने विश्व रक्तदान या रक्तदाता दिवस में मान्यता प्रदान की है। WHO भारत विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को देखता है, स्वास्थ्य संबंधी संगठन है और 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है, 7 अप्रैल 1946। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2022 में सऊदी अरब को पछाड़कर कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? संयुक्त राज्य अमीरात, कतर, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखोगे, यूक्रेन और रशिया के वार का फायदा भारत ने उठाया। यहाँ पे रशिया ने बहुत कम कीमतों पर कच्चे तेल उपलब्ध कराए थे, इसके लिए इन्होंने तेल आपूर्तिकर्ता देश भारत का सबसे बड़ा बन गया रशिया।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया। अगला अगला प्रश्न देखिएगा। जून 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की, जिसका उद्देश्य भारत को डैश वर्ष तक दुनिया के शीर्ष खेल देशों में से एक बनाना है। 2050, 2030, 2070, 27, 2025। तो देखेंगे भारत के उड्डयन मंत्रालय द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है भारत को 2030 तक, कब तक? भारत को 2030 तक दुनिया का शीर्ष खेल देशों में से एक बनाना। देखेंगे, थोड़ा सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं। देखिए क्या है राष्ट्रीय वायु खेल नीति, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? हवाई खेलों के क्षेत्र में भारत की क्षमता को अनुकूल बनाना है। हवाई खेल के क्षेत्र में, है ना, वायु खेल नीति लागू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? हवाई खेल क्षमताओं में भारत की क्षमता को अनुकूल बनाना। यह भारत की पहली राष्ट्रीय खेल हवाई नीति है। 2030 तक नेशनल एविएशन स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 का लक्ष्य है भारत को एक सुरक्षित, किफायती, सुलभ, आनंददायक और टिकाऊ हवाई खेल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना, दुनिया के शीर्ष देशों में से एक बनाना है। मतलब कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारत विश्व के शीर्ष देशों में रहे जहां पर हवाई खेल खेले जाते हैं। भारत को एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र प्रोवाइड किया जाए जिससे कि भारत उन देशों में शामिल हो सके। और किस प्रकार का देश बने? तो यह बने सुरक्षित, किफायती, सुलभ, आनंददायक और टिकाऊ देश। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई और 2030 का लक्ष्य लिया गया है। 2030 तक भारत को इसमें परिवर्तित करना है। अगला 5 जून 2022 में किस राज्य के करौली जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया था? हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल। देखिएगा, आंचल योजना जो है वो मात्र गर्भवती माताओं के लिए शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजस्थान सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था विशेष स्वास्थ्य देखभाल। किसकी? तो गर्भवती महिलाओं की। किसकी? गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल। आंचल, माँ का आंचल आप सुना होगा, तो बच्चों और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए व्यवस्था है इसमें। तो इसको शुरू किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा और लगभग इसमें राजस्थान की बहुत सारी क्षेत्रीय महिलाएं जो पिछड़े अंचल में रहती हैं इसका लाभ उठाएं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी का स्थापना दिवस 6 जून 2022 को बनाया गया। ठीक है, चौथा मतलब 60वां, 25वां, 50वां, 35वां। यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है सर कि बिम्स्टेक का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। देखिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना होती है 6 जून को और बिम्स्टेक का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए ऐसा संगठन जो कि बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द बसा है। मतलब कि बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द बसे देशों का एक समूह है जिसमें कुल 7 सदस्य देश हैं, जिनमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, भारत और थाईलैंड है। इन देशों के बीच एक आर्थिक सहयोग स्थापित हो सके, एक राजनीतिक सहयोग स्थापित हो सके, इसके लिए इस देश के साथ इसकी व्यवस्थापना की गई है। और हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां 25वां स्थापना दिवस मनाया है। बिम्स्टेक का जो स्थापना हुआ, इसके मुख्यालय की स्थापना जो हुई वो हुई ढाका में। और ढाका कहां पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, आइए देखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है ये। इंग्लिश में यहां लिखा है बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना होती है 6 जून को और 2022 में इसका 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी जो मुख्यालय है ये ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय पड़ता है। और किस प्रकार का संगठन? मैंने पहले बताया था, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, सहयोग के लिए ये संस्थान, ये संगठन स्थापित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जून 2022 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की बात हो रही है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का रंग क्या है? दूसरा, तीसरा, 7वां, 9वां। तो बात करते हैं यहाँ पे एफडीआई की। भैया
तो एफडीआई में भारत का स्थान आया है 7वां। जी हाँ, भारत पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ है और एफडीआई में ये 7वें स्थान पर रहा है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखिएगा, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट का नाम है अंतरराष्ट्रीय कर सुधार। रिपोर्ट का नाम है अंतरराष्ट्रीय कर सुधार और सतत निवेश, है ना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष में 10 वैकृत अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई के निवेश में गिरावट के बावजूद 7वें स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर रहा, 7वें स्थान पर रहा। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई जो आया है वो सिंगापुर से आया है। और भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस राज्य में आया है? तो कर्नाटक में आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर रहे हैं वर्तमान में? तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को हमने लॉन्च कर लिया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का अर्थ यह है कि अगर भारत में कोई देश किसी जहां से कोई निवेश करना चाहता है तो उसे कई जगहों पे भटकना नहीं पड़ेगा। अब क्या है, अब उसे एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उसी को बोला जाता है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब एकल खिड़की व्यवस्था। उस एक ही टेबल पर उसको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, है ना। तो ये अब भारत में शुरू किया है। भारत में क्या है, हम ऑफिस ऑफिस बहुत खेलते हैं और ऑफिस ऑफिस खेलने में लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे हमारे? तो भारत ने ये सुविधा दी है बाहर के लोगों को कि भैया आप ऑफिस ऑफिस नहीं खेलना है, आप क्या है आराम से आइए, एक जगह पे आपको सारी क्लियरेंस मिलेंगी, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, आप वहां से निवेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा सह प्रायोजित बहुभाषावाद, बहुभाषावाद बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पर एक प्रस्ताव के रूप में किस भाषाओं को अपनाया गया? बांग्लादेश, उर्दू, हिंदी। केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, उपरोक्त सभी। तो एकदम सही आंसर क्या है इसका? उपरोक्त सभी। जी हाँ, भारत में बहुभाषावाद के प्रस्ताव को पास कराया गया और वहां पर बांग्लादेश, उर्दू और हिंदी को यहां पर स्थान दिया गया। देखेंगे क्या है, 10 जून 2022, ये दिन याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित बहुभाषावाद का एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू भाषा का भी उल्लेख किया गया। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र की सचिवालय की कामकाजी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि का रुचिरा कंबोज है। ठीक है, ये सारी बातें आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता दी गई। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है और वहां पर जो भाषा कार्य होती है वो अनुमान 193 देश हैं, लेकिन जो कार्य करती है भाषा वो कुल 6 भाषाएं हैं जिन्हें आधिकारिक भाषाओं के रूप में जाना जाता है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूस और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं वहां पे आधिकारिक भाषा हैं। लेकिन वहां जो सेक्रेटरिएट है, जो सचिवालय है, जो संयुक्त राष्ट्र का 6 भाग हैं उनमें से एक भाग है सचिवालय, वो क्या है, वहां की कामकाज की भाषा केवल 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब इन भाषाओं में पहली बार हिंदी का और उर्दू तथा बांग्ला का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो हैं रुचिरा कंबोज। एक बात और जानना है यहाँ पे, संकल्प संयुक्त राष्ट्र को आधिकारिक भाषाओं के साथ साथ पुर्तगाली, किस्वाहिली, हिंदी, फारसी, बांग्ला, उर्दू को बहुभाषाओं को बढ़ाने के लिए आधिकारिक और गैर आधिकारिक भाषाओं में संचार और संदेशों के माध्यम को जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कि जो 6 भाषाएं आधिकारिक रूप से हैं उनके अलावा कम्युनिकेशन स्किल के लिए, बातचीत करने के लिए, लेटर्स को भेजने के लिए अब आप इन भाषाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सचिवालय में अभी भी 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। इनके अलावा जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनके अलावा आप इन भाषाओं को भी अब संयुक्त राष्ट्र में प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें आपके पुर्तगाली, किस्वाहिली, हिंदी, फारसी, बांग्ला और उर्दू शामिल हो गई हैं। और एक प्रकार से ये बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। बहुभाषावाद का सेंस होता है कई भाषाओं को जानना, कई भाषाओं में चीजों को व्यवस्थित करना, अपनाना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है डैश है पहले ही, जानवरों के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च ऑन इक्वेंस, हिसार हरियाणा द्वारा विकसित किया गया था। क्या नाम है भाई इसका? मतलब वैक्सीन के बारे में पूछा है। पहली रूप से स्वदेशी वैक्सीन है जिसे ICAR और NRC के द्वारा विकसित किया गया। तो जान लीजिए जानवरों के लिए, ओके, जानवरों के लिए पहला कोविड-19 का वैक्सीन है जिसका नाम है इनोकोवैक्स। क्या नाम है? इनोकोवैक्स। कोवैक्स और कोविशील्ड के बारे में जानते हैं, स्पुतनिक के बारे में जानते हैं, इनोकोवैक्स। इनोकोवैक्स द राइट आंसर।
देख लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। आइए देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हमारे कृषि मंत्री थे। इन्होंने केंद्रीय मंत्री कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक्स लॉन्च किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नेशनल रिसर्च ऑन द इक्वेंस NRCA हिसार स्थित है। इसके द्वारा यह वैक्सीन लॉन्च की गई, बनाई गई है, विकसित की गई है और यह कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है ना। इन पर ट्रायल लिया गया और यहाँ पे सुरक्षित है। तो आपको सीधे केवल फैक्ट जो याद रखना है वो क्या याद रखना, किसके द्वारा, तो ये दो नाम है, एक का नाम है ICAR, एक का नाम है NRCA, जो कि हरियाणा हिसार में स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेट करके ऐसे ही पूछता है दोस्तों। कैसे, आपसे आपको इनोकोवैक्स याद कर लिए, ठीक है, याद हो गया आपको, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लिया, क्या पूछ लिया, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस कहां स्थित है, हिसार हरियाणा में स्थित है, ठीक है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहां स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न क्या है, चलिए 10वें प्रश्न में पहुंच गया। हाल ही में जून 2022 में किस देश ने चंद्रमा का एक नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया, जो चंद्रमा का दुनिया का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा भी है। चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंदा मामा की बात कर रहे हैं, और चंदा मामा का सबसे विस्तृत नक्शा किसके पास है भाई, कौन बहुत नजदीक से चंदा मामा को देख के आया है, चंद्रमा को देख कर आया है। तो बात यहां पे करना है पड़ोसी देश का। जी हाँ, ऑप्शन देख लेते हैं आपके सामने क्या क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, उत्तर कोरिया। सही आंसर पड़ोसी राज्य मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया है, चीन। चीन के पास अभी तक का सबसे बड़ा और भूगर्भिक नक्शा है चांद का। चीन ने चंद्रमा का नया व्यापक भूगर्भिक मानचित्र जारी किया है और यह दुनिया का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा है, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं जल्दी से। हाल ही में जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में काम करने के लिए कौन से देश चुने गए हैं। आपके सामने ऑप्शंस पढ़ता हूं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। अल्बानिया, ब्राजील, गैबान और घाना। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और केन्या। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले हम चर्चा कर लेते हैं स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य क्या है, ठीक है। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, पहले हमने चर्चा करी ली। उसके मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं, जिसको हम महासभा के नाम से जानते हैं, सचिवालय के नाम से जानते हैं, सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और न्याय परिषद हो गया, ठीक है। तो इनमें एक स्थान आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये चेंज होते रहते हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर्स होती है, ठीक है। तो भारत बहुत दिन से अस्थायी सदस्य बनने के लिए जुटा हुआ है और अभी चीन बार बार उसको रूड़ा लगा दे रहा है। चीन बार बार नहीं चाहता कि भारत अस्थायी सदस्य बने, ठीक है। तो अब हम भारत की बात करते हैं। तो भारत वर्तमान में अस्थायी सदस्य है और वर्तमान में सदस्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का स्थान जापान ने ले लिया है 2 वर्षों के लिए। तो सही आंसर इसमें क्या है सर? सही देखिएगा, ऑप्शन आप देखिए, खोजिए कहां जापान स्थित है। जापान किस किस ऑप्शन में स्थित है? पहले ऑप्शन में जापान नहीं है, दूसरे ऑप्शन में जापान है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। मतलब दूसरा और चौथा इज द राइट। दूसरे चौथे में देखेंगे स्विट्जरलैंड किसमें है, तो आपका ऑप्शन ये है। तो जापान और स्विट्जरलैंड का कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखिएगा। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। क्या बताना है इसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में सेवा देने के लिए चुना है। 9 निर्वाचित शेष भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। भारत का स्थान जापान ले रहा है एशिया देशों के रूप में, जो 2022 के अंत में अपनी सीटें खाली कर देंगे। ओके। यूएनए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन संगठन है जिसे वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही हुई थी दूसरी विश्व युद्ध के बाद कि कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो, है ना। तो इस रूप से सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो देखिए 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, विश्व प्रत्यायन दिवस का विषय क्या है जिसे 9 जून 2022 को दुनिया भर में मनाया गया। प्रत्यायन शब्द जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसका सेंस होता है मंजूरी देना। जी हाँ, सत्यापित करना,
उन एजेंसियों को, उन संगठनों को, उन व्यवस्थाओं को, उन शिक्षण संस्थानों को जो कार्य कर रहे हैं, है ना। विश्व भर में अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक वर्ड है और इसको हम मनाते हैं 9 जून को प्रत्यायन दिवस के रूप में। इसका थीम पूछा है, देखिएगा, accreditation supporting a implementation of the sustainable development goals, accreditation providing a suffer word, accreditation economic growth and sustainability in the environment, accreditation a global tool for supporting public policy। तो देखिएगा इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है accreditation the global tool for supporting public policy। इसको मनाते हैं हम 9 जून को और ये इस वर्ष की इसकी थीम है जिसे हम विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की बात करनी है 1 जून 2015, तो दिमाग में आना चाहिए। भारत में योजना के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ की बात कर रहे हैं। नीति आयोग के पहले सीईओ थी सिंधुश्री खुल्लर, श्रीमती सिंधुश्री खुल्लर इसकी पहली सीईओ थी। दूसरे सीईओ बने अमिताभ कांत और वर्तमान में नीति आयोग अपना तीसरा सीईओ का कार्यकाल पूरा हो रहा है, पूरा कर रहे हैं, चल रहा है। अमिताभ कांत के स्थान पे आए हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। इसको और कुछ जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दिल्ली भारत ने उस सूची में स्थान स्थापित किया तथा दुनिया का सबसे अधिक सहने योग्य शहर कौन सा है। देखिए सबसे आसान प्रश्न जो आपके सामने रखा है वो तो यहाँ पूछ ही दिया है, उसने बता ही दिया है। क्या बता दिया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ग्लोबल लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी का सेंस होता है रहने योग्य, है ना। ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा रहने योग्य है? सबसे ज्यादा रहने योग्य का सेंस ये है वहां पे सुविधाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण कितना कम है, पर्यावरण कितना शानदार है, जहां का सनराइज बहुत सुंदर हो, सनसेट बहुत सुंदर हो, लोग खुश हों, है ना, लोग संतुष्ट हों, रहने योग्य स्थान हो एकदम, ऐसी व्यवस्था करने वाला भारत का जो शीर्ष देश स्थान जो भारत में आया है वो आया है दिल्ली का, और वो भी कौन था? 112वां। कौन था? 112वां। और दुनिया में सबसे शीर्ष स्थान जहां पे सबसे अच्छा रहने योग्य स्थान है वो है ऑस्ट्रिया में स्थित वियना। क्या है? ऑस्ट्रिया में स्थित वियना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 112 और यहाँ पर हो जाएगा वियना। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EUI, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, ये भी गलत देखिए लिखा है, IEIU होता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कॉलेज के छात्रों के लिए एक कौशल कार्यक्रम नयलाथिरन कल की क्षमता के आधारित की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने यहाँ की एक योजना जिसका नाम है नयलाथिरन जो स्थापित करता है कल की क्षमता। नाम सुनेंगे, क्या है? नाम मुधलवन। नाम मुधलवन एक योजना है जिसका अर्थ होता है मैं पहला हूं। ये एक प्रकार की छत्र योजना है। किस प्रकार की योजना? छत्र कार्यक्रम है। छत्र कार्यक्रम का सेंस होता है अम्ब्रेला योजना, है ना। एक अम्ब्रेला के अंतर्गत जैसे 1 से 2 लोग आ सकते हैं, वैसे एक अम्ब्रेला योजना के तमाम छोटे छोटे कार्यक्रम आते हैं। उसी तरीके से एक छत्र योजना जिसका नाम है नाम मधुलवन, उसके अंतर्गत नयलाथिरन की शुरुआत की गई जो कि एक कौशल कार्यक्रम है। क्या है? एक प्रकार का कौशल कार्यक्रम है। यह लोगों को सिखाने में प्रेरित करता है। ठीक है, किस प्रकार लोग कौशल से डिपेंडेंट ना हो, कौशल सीखें, कौशल सीखने वाले व्यक्ति हों और कौशल में निपुण हों, ताकि वहां पे स्थापित उद्योगों में उनका उपयोग किया जा सके। अगर हम उद्योगों में कुशल कारीगर भेजेंगे, कुशल श्रमिक भेजेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा रिस्पांस देंगे ना। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए छात्रों में कुशल छात्रों के प्राप्त करने में मदद करेगा और क्या करेगा? व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगा। किसको? तो ये समस्याओं पर व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगा जो कि उद्योग में कुशल छात्र को प्रोवाइड करेगा, है ना। यह योजना जो है बहुउद्देशीय कार्यक्रम है और इसको नेस्कॉम का संबंध सॉफ्टवेयर कंपनी है, नेस्कॉम का संबंध सॉफ्टवेयर से होता है। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ICT अकादमी और कौशल विकास निगम द्वारा इसको शुरुआत की गई है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए, मैक्सिको के लियोन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन है? तोलक हो गए हम, भारोत्तोलक कौन है? ओमकार ओटारी,
गुरुनैदु सेनापति, विजय प्रजापति, विकास ठाकुर। तो भैया इसका सही आंसर होगा गुरुनैदु सेनापति। गुरुनैदु सेनापति जो हैं वो आते हैं आपके आंध्र प्रदेश। कहाँ से आते हैं? आंध्र प्रदेश से आते हैं। और आंध्र प्रदेश से आने वाले गुरुनैदु सेनापति ने 18 जून, जी हाँ 11 से 18 जून में आयोजित होने वाले IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि मैक्सिको के लियोन में संपन्न हुआ, वहां पर उन्होंने 55 किलोग्राम की प्रतिस्पर्धा में पुरुष वर्ग में यह सम्मान प्राप्त किया। किसमें? पुरुष वर्ग में यह सम्मान प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर से बोल रहा हूं, पेट के एग्जाम के लिए तो एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा। जी हाँ, देखते हैं इसके बारे में, जरा देखिएगा। हाल ही में 2022 जून की बात है, कौन सा हवाई अड्डा ऐसा है जिसने अपनी आफत की जरूरतों के लिए जल और सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। देखिएगा, जल और सौर ऊर्जा पर डिपेंड होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय अड्डा दिल्ली भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसने अपनी खपत जो है वो सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा पर डिपेंडेंट कर लिया है, और खास करके जल ऊर्जा पर। ठीक है, भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय अड्डा है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बात अगर हम हवाई अड्डों की कर रहे हैं तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा भारत का सबसे शानदार सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, क्षेत्रीय कनेक्ट करने वाला हवाई अड्डा है। कोचीन हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसने सौर ऊर्जा संचालित किया। पूरा हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा संचालित करने वाला पहला हवाई अड्डा कोचीन है। लेकिन आपको कहीं कहीं पुदुचेरी भी दिखाई देगा, वो भी सही है। कैसे? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पुदुचेरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया जिसने 1 जून 2022 से अपनी खपत की जरूरतों के लिए जल और सौर ऊर्जा पर स्थानांतरित किया, जो कि पूरी हरित ऊर्जा इन रूपों में संयोजन पर चलता है। अधिकांशतः खपत मैंने बताया हाइड्रो पर निर्भर है, जल ऊर्जा पर निर्भर है। यह प्रतिवर्ष 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन को कम करता है, जो कि 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हवाई अड्डे के लक्ष्य को पूरा करेगा। मतलब ये क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय अड्डा ने यह लक्ष्य लिया है कि शुद्ध, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा और 2030 तक प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जून 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। किसे? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। अगला, उस राज्य का नाम बताइए जो कि हाल ही में बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। जी हाँ, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका गुजरात। जी हाँ, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आपको भारत का पहला बालिका पंचायत, जैसे कि हमारी पंचायतें चलती हैं उस प्रकार बालिकाओं को सक्षम करने के लिए बालिका पंचायत की शुरुआत की गई गुजरात के द्वारा। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई। माल्टा और कुथनरिया जैसे गांवों में इसकी शुरुआत हुई और पहली बालिका सरपंच बनी उर्मी अहिर, है ना। तो भारत का पहला बालिका पंचायत या लड़की पंचायत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। चलिए, गुजरात की लड़कियों के लिए सामाजिक और राजनीतिक विकास बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह दहेज प्रथा के समाज को खत्म करने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, आगे आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस 2022 को म्यूजिक ऑफ द इंटरसेक्शन की थीम के साथ दुनिया में कब मनाया गया? तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा 21 जून 2022।